दोस्तों नमस्कार। आज है 12 अप्रैल। आज के इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। देखो, सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे स्विस प्लान से रिलेटेड है। तो सवाल ये आ सकता है प्रीलिम्स में कि रिसेंटली डिस्कस्ड या रिसेंटली इन न्यूज़ स्विस प्लान या स्विस प्लान रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है रशिया और यूक्रेन के बीच जो है पीस समझौता को लेके, शांति समझौता को लेके। जो स्विस गवर्नमेंट है वो कह रही है कि इट प्रोपोजेस टू होस्ट अ कॉन्फ्रेंस एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ स्टेट दैट एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर हाई लेवल डायलॉग ऑन ए वे टू रिच कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस फॉर यूक्रेन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर, है ना। तो इंटरनेशनल लॉज और यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग किस तरह से यूक्रेन में शांति बहाल होना चाहिए, रशिया यूक्रेन के बीच में जो चला रहा है कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी टाइम से, उसको एंड होना चाहिए। तो उसके लिए स्विस गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है और वही है स्विस प्लान। इसके अलावा इस पेज में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ये न्यूज़ थोड़ा देखते हैं। लास्ट ईयर पेगासस काफ़ी न्यूज़ में था। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर था, एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर था जो किसी दूसरे के फ़ोन में भेज के उस फ़ोन का व्हाट्सएप मैसेज, फ़ोन कॉल डिटेल, क्या बातें होती हैं, एवरीथिंग गेट्स ट्रांसमिटेड टू ए सर्टन नंबर जो उसमें पर्टिकुलर अलॉटेड रहता है। सिमिलरली अभी एप्पल ने कहा है कि पेगासस टाइप स्पाईवेयर जो है फिर से सर्कुलेट हो रहा है। पिछली बार जब एप्पल ने ये बताया था कि पेगासस हैज़ बीन इन्फिल्ट्रेटेड इनटू योर फ़ोन, तो उस समय उन्होंने बताया था कि ये जो स्पाईवेयर है दीज आर स्टेट स्पॉन्सर्ड। लेकिन फिर एप्पल ने पॉलिसी चेंज की, है ना। एप्पल ने पॉलिसी चेंज की और अब वो उसको एग्जैक्टली स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं बता के उसको मर्सनरी स्पाईवेयर बता रहे हैं, है ना। तो ये भी सवाल हो सकता है कि मर्सनरी स्पाईवेयर रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। चूँकि स्पाईवेयर है इसलिए पता लग जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ और इंट्रिकेटेड डेटा दे दे उसमें। तो ये ज़रूरी है जानना कि स्पाईवेयर क्या होता है, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्या क्या थ्रेट्स हैं और इंडियन गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं उन साइबर थ्रेट्स को दूर करने के लिए। ये सवाल 68 के मेंस में पूछ चुका है और ये टॉपिक जो है आपके GS2 सेक्शन 3 पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे कि साइबर थ्रेट्स कौन कौन से हैं जो इंडिया को अभी प्लेग कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो साइबर थ्रेट होता क्या है? ऐसे थ्रेट्स, है ना, ऐसा डेंजरस सिचुएशन जब किसी का कंप्यूटर, किसी का कोई भी डिजिटल डिवाइस, चाहे सर्वर हो, उसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सके या जिस काम के लिए इंटेंडेड है वो काम ना करने दे के बाकी अपने हिसाब से कोई थर्ड पर्सन उसको ऑपरेट करे अपने मैलिशियस इंटेंशन के लिए, तो उसको साइबर थ्रेट बोलेंगे। तो साइबर थ्रेट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो इसमें एक मालवेयर होता है, फिशिंग होती है, मैन इन द मिडल अटैक्स, डिनाइल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, SQL इंजेक्शन, जीरो डे। ये टाइप ऑफ थ्रेट किस तरह से आप पे अटैक किया जा सकता है, किस तरह से आपके सर्वर को, आपको मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, ये सब तरीके होते हैं, है ना। IoT थ्रेट्स, क्रिप्टो जैकिंग, इनसाइडर थ्रेट्स, मोर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन बेसिकली जो सबसे प्रोमिनेंट होता है इसमें मालवेयर और फिशिंग होता है। कि मालवेयर क्या है? मालवेयर में वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो आज हम जो स्पाईवेयर की बात कर रहे थे दैट इज़ ए काइंड ऑफ मालवेयर। तो स्पाईवेयर कम्स अंडर मालवेयर। तो मालवेयर क्या होता है? कोई प्रोग्राम होगा, जैसे आपको मेल में कोई एक फ़ाइल आया, फ़ाइल को आपने जैसे ही डाउनलोड किया, वो फ़ाइल ऑटोमेटिक ऐसा प्रोग्राम रहेगा कि अपने आप उसमें रनिंग स्टार्ट हो जाएगा और जो भी उसको टास्क दिया गया वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब वो टास्क ये रहेगा कि आपका जो भी डेटा सेव है सिस्टम पे सबको वो भेज देगा। इधर आपके सिस्टम को कम्प्लीटली वो हाईजैक कर लेगा और बोलेगा कि पासवर्ड डालो, और वो पासवर्ड के लिए वो रैंसम डिमांड करेंगे, तो वो हो जाता है रैंसमवेयर। फिर ट्रोजन्स होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है लेकिन वो ट्रोजन रहता है उसमें, है ना। उससे क्या होता है कि आपकी पर्सनल फाइल्स जो हैं, फ़ोटोज़ हैं, अलग अलग फाइल्स हैं, उसको एक्सपोज होने का खतरा रहता है ना। तो इससे प्राइवेसी का हनन होता है और ये एक ऑफेंस है। सिमिलरली फिशिंग, इसमें ईमेल फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, फार्मिंग। जैसे आपको ईमेल से उन्होंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उन्होंने एक
वेब पेज, फर्जी वेब पेज बना के आपको भेज दिया, और आपको लगा कि अरे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको कुछ बोल दिया कि आपका पैसा इतना कट गया है, आप चेक करिए। तो आप क्या करेंगे, फट जल्दी जल्दी में पैनिक होके उसके दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ये सारा डेटा उन तक पहुंच जाएगा। जैसे ही डेटा पहुंचेगा तो आपका अकाउंट जो ओरिजिनली खाली होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब साइबर थ्रेट है, मैन इन द मिडल अटैक, है ना। इसमें सेशन हाईजैकिंग, डीएनएस स्पूफिंग है, डिनाइल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सब टेक्निक्स हैं। दीज आर टेक्निक्स फॉर हैकिंग समवंस कंप्यूटर और एनी डिजिटल डिवाइस, है ना। तो इतनी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हमने साइबर थ्रेट की डिस्कस की कि किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स लाती रहती है इन साइबर थ्रेट से निपटने के लिए। तो वो जो प्रोग्राम होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। सिर्फ वो पॉलिसी इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, वो कैपेसिटी डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिसेंट थ्रेट्स जो हैं उनसे अवेयर किया जा सके, जो इंटरनेशनल सिम्पोजियम सेमिनार्स हो रहे हैं उनमें अटेंड करके उन थ्रेट्स के बारे में जानकारी लेके उनके लिए सॉल्यूशंस डिवाइस कर सकें। फिर लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात होती है कि सरकार जो है इसके लिए कुछ लॉज पास करे, है ना, कुछ सुप्रीम कोर्ट की डिग्री है उसको लागू किया जा सके, या अलग अलग स्टेक होल्डर से कोलैबोरेशन कर सके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है ना। तो इन सब से कोलैबोरेशन करके जो थ्रेट्स है, रिसेंट थ्रेट्स है, उसका पता लग सकेगा, क्योंकि दे आर वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दिस। तो गवर्नमेंट नीड रियल टाइम डेटा। तो वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं उसमें, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उन्होंने अलग अलग सिम्पोजियम जो होते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, उसमें यहाँ के अपने डेलीगेट्स को भेजना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टाइप कंपनी से। फिर कोलैबोरेशन विथ इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री, जैसे इसमें 2 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक तो एक यूज़र इंडस्ट्री होगी, एक है टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जैसे मैकेफे, कैस्परस्काई, है ना। ये क्या करते हैं, ये एंटीवायरस प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हमको पता लगता है कि जो साइबर थ्रेट्स हैं किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये हमको टेक्नोलॉजी देते हैं। एक है यूज़र इंडस्ट्री, जैसे अभी ऑटोमेशन का चलन बहुत बढ़ गया। जितनी भी मेजर इंडस्ट्री हैं, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, थर्मल पावर स्टेशन हो, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उसमें ऑटोमेशन का बोलबाला है। अभी पीएलसी स्काडा पे सब कुछ चलता है। तो उसको फिर क्या हो, वो रिमोटली कंट्रोल ना हो जाए, है ना। रिमोटली कंट्रोल मतलब वो हैक ना हो जाए, उसके सर्वर्स हैक ना हो जाए, नहीं तो फिर एक विनाशकारी चीज़ हो जाएगी। जैसे अभी देखे, आप लोग सुने होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैक कर लिया जाता है ना, उसके सिस्टम्स को हैक कर लिया जाता है। तो कैसे हैक होता है, क्योंकि उनका पूरा प्रोसेस ये भी ऑटोमेशन पे चलता है, और उस ऑटोमेशन को, वो ऑटोमेशन जो है किसी सर्वर से चलता है, और इस सर्वर को हैक करना ईजी हो जाता है अगर साइबर सिक्योरिटी लेयर्स सही से इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हों, तो, है ना। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। बाकी चीज़ आप लिख सकते हैं, है ना। तो इतना हमारे लिए समझने लायक था। अब अगला पेज देखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस पेज में भी तो एक ये न्यूज़ है जो पॉलिसी रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने हीट वेव प्रिपेयर्डनेस के लिए एक रिव्यू मीटिंग ली। तो हीट वेव होता क्या है, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस का कि व्हाट आर हीट वेव्स, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन सोसाइटी पे एज वेल एज एग्रीकल्चर पे, है ना। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इस पे आंसर प्रिपेयर किया जा सकता है। बट दिस इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट इन बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसको स्किप किया जा सकता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं है, है ना। जो हमारे बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को हम लोग देखेंगे। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक एडिटोरियल काफ़ी बढ़िया है, टर्निंग सी वर्ड। ये जो एडिटोरियल है ये तुमको GS1 सेक्शन 2 जो तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है, या जो करंट अफेयर वाला पार्ट है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस इम्प्लिसिटली अंदर आता है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से इंडिया अभी अपना फोकस ओरिएंट कर रही है अपने आइलैंड्स पे। तो ये इंडिया है, यहाँ पे
अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ लक्षद्वीप है। तो क्या होता है कि ये सब एरिया इग्नोर्ड रहता था, सारा फोकस मैरीटाइम पे रहता था। लेकिन जो चाइना है ना, चाइना अपना इन्फ्लुएंस जताने के लिए जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, है ना, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो, सब पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। सब पे अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो था उनका और BRI के तहत सबको जोड़ने की कोशिश करता है। तो इसी बात पे इंडिया जागता है और सोचता है कि अगर हमको चाइना इंसर्कल कर लिया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। टू अवॉइड दैट, वाई शुडंट वी डेवलप आवर आइलैंड स्टेट्स, जो हमारे आइलैंड एरिया हैं, लिटोरल स्टेट्स हैं, उनको हम क्यों नहीं डेवलप करें। तो इस विचार से गवर्नमेंट का एक्सटेंसिव प्लान आया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एक जेन्युइन सिक्योरिटी सेनिटल टू द ईस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड क्रूशियल नोड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। और पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न देखोगे तो इंडो पैसिफिक में अभी हलचल बढ़ी हुई है। कल भी हमने देखा था इस चीज़ को कि इंडो पैसिफिक में यूनाइटेड स्टेट्स लेड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है टाइम एंड अगेन। तो इंडो पैसिफिक में अगर तुमको अपना वर्चस्व बना के रखना है तो तुम्हारी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है वो एकदम से स्ट्रेंथन होनी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होने के लिए जो गैप है लैंड बाउंड्री में और जो नेवी का कमांड सेंटर है वो जितना कम हो पाए, या फिर अगर नेवी कमांड सेंटर सिर्फ मेनलैंड पे है तो ये वाला एरिया कंप्लीट ज़्यादा हो जाएगा, पेट्रोलिंग में भी इश्यूज़ होंगी। वही अगर हम अपना एरिया जो है बीच समंदर में कहीं कहीं बना लें अपना लोकेशन, तो यहाँ पे हमारे रहेगा, तो इस एरिया में पेट्रोलिंग काफ़ी स्ट्रेंथन रहेगी, तो हमारा मैरीटाइम काफ़ी सिक्योर रहेगा। तो आइलैंड जो है, जितने आइलैंड्स हैं हमारे, चाहे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो या लक्षद्वीप हो, इसीलिए हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि वो क्या है, हमारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बूस्ट कर पाते हैं। वहाँ पे हमारे जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं और जो हमारे कम्युनिकेशन और सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहाँ डेवलप कर पाते हैं, अपने ट्रूप्स को परमानेंट डिप्लॉय कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जैसे रेड सी में कोई इशू आया है ना, किसी कमर्शियल जो शिप है उसको हाईजैक कर लिया गया, तो इसके लिए जो टर्न अराउंड टाइम होगा, यानी कि जब तक नेवी पहुँचेगी, उसको मिनिमाइज़ करने का एक ही तरीका है कि हम जितने भी हमारे एरियाज़ हैं उन पे हम अपनी आर्मीज़ जो है, अपने सिक्योरिटी पर्सन्स जो है वो डिप्लॉय करके रखें। तो इसलिए हमारा फोकस अभी आइलैंड्स की एक्वायर करने में या आइलैंड्स के ऊपर अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि नेवल पावर को इन्हांस करने में ब्रिटिश राज काफ़ी इंटरेस्टेड था, वो कॉन्शियस था, उसको पता थी आइलैंड टेरिटरीज़ की वैल्यू, है ना। तो उनका डीप मैरीटाइम ओरिएंटेशन और ग्लोबल प्राइमेसी रूटेड इन नेवल पावर, ब्रिटिश राज वाज कॉन्शियस ऑफ द वैल्यू ऑफ आइलैंड टेरिटरीज। इसके लिए वो जानता था कि अगर कैपिटलिज्म का जो इमर्जिंग एज आने वाला है उसमें अगर अपना वर्चस्व बना के रखना है, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना के रखना है, तब क्या करना होगा हमको, इन जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इन पे अपना कब्जा जमा के रखना होगा, ताकि हम अपने ट्रूप्स को वहाँ डिप्लॉय कर सकें और बाकी सारी चीज़ें हो सकें। तो उस समय इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट हुआ था तो उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी इसको, या समझ थी भी तो ओरिएंटेशन जो था वो इनवर्ड लुकिंग था, आउटवर्ड लुकिंग ओरिएंटेशन नहीं था। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें लैग होती चली गई। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि चाइना फिर अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर रहा है ना, तब इंडियन नेवी को अपना सी पावर बढ़ाने की तरफ अपना फोकस फिर से रीओरिएंट करना पड़ा, है ना। तो ये आर्टिकल बढ़िया है, इसको पढ़ा जा सकता है। इसके अलावे एक यूएस फेडरल रिजर्व को लेके है कि जो रेट कट करते हैं या रेट बढ़ाते हैं उसका भारतीय इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में जो इन्वेस्टमेंट माहौल है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन कि यूएस फेड का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं, है ना। तो जो यूएस फेडरल रिज़र्व है वो अपना इंटरेस्ट रेट कट करती है। यूएस फेडरल रिज़र्व सिमिलर है जैसा हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रेपो रेट चेंज करता है। सिमिलरली यूएस फेडरल रिज़र्व अपना इंटरेस्ट रेट घटाता या बढ़ाता रहता है, राइट। अब देखो, अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ाया गया, है ना, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरेस्ट रेट को क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, यानी कि वहाँ पे बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा।
अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है और जो यूएस कंपनीज़ ने इंडिया में इन्वेस्ट करके रखा है ना, तो यहाँ पे जो कुछ इंटरेस्ट रेट हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट रेट और ये इंटरेस्ट रेट सिंक करेंगे, है ना। ग्लोबल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि एक 15 है एक 20 है, एक 15 होगा तो एक 16 होगा। तो ये कंपनीज़ जो इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में या बाकी सारी कंट्रीज़ में, वो छोटे छोटे मार्जिन पे ही खेलती हैं। उनका 1% मार्जिन ज़्यादा होगा यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो फटाक से क्या करेंगे, इंडिया से अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेंगे और यूएस कंपनी में उसको इन्वेस्ट कर देंगे। अब जैसे यूएस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं, इससे क्या होगा कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इंडिया की इकोनॉमी टर्मोइल सिचुएशन दिखेगी यहाँ पे। तो कहने का मतलब, जो हमारा एक इकोनॉमिक वर्ड देखें तो कैपिटल फ्लो पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है यूनाइटेड स्टेट्स में तो यहाँ से कैपिटल फ्लो बढ़ जाएगा और यूनाइटेड स्टेट्स में कैपिटल इनपुट बढ़ जाएगा और यहाँ से कैपिटल आउटपुट बढ़ जाए, कैपिटल आउटगोइंग बढ़ जाएगा यहाँ से। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है वहाँ पे, तो उन कंपनीज़ को लगेगा कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट इज़ बेटर, तो लेट्स स्विच टू इंडिया। तो सारे इन्वेस्टमेंट्स फिर इंडिया में आने लगेंगे। तो अगर फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंडिया में कैपिटल इनफ्लो बढ़ता है। दूसरा फैक्टर है बोरोइंग कॉस्ट का। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो जो इंडियन कंपनीज़ ने यूएस से लोन लेके रखा है, उनका लोन का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर लोन का कॉस्ट इंक्रीज़ होता है मतलब कि उनको घाटा होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। वहीं अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होता है ना, डिक्रीज़ होता है यानी कि यूएस से जो लोन हुआ वो चीप हो जाता है, वो सस्ता हो जाता है ना, तो यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो ये बोरोइंग कॉस्ट हो जाते हैं इंडियन कंपनीज़ जो बोरो करती हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। अब एक बात है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट की, कि अगर कोई कंट्री अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, यानी कि ये सिग्नल करता है कि वो कंट्री काफ़ी स्टेबलाइज्ड है, उस कंट्री को डर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से चला जाएगा। इसका मतलब है कि कंपनी उस कंट्री को कॉन्फिडेंस है कि हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रेंथन है कि कोई भी कंपनीज हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लेगी, इन्वेस्टमेंट वापस नहीं खींचेगी, है ना। तो ये सिग्नल करता है कि इकोनॉमी जो है काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई है। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ता है तो यूएस इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रेंथन फील करती है। इसके कारण क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है और इंडिया के लिए, है ना, यहाँ पे चीज़ें फ़ायदेमंद हो जाती हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी तो वहाँ की कंपनीज फिर इन्वेस्ट करना चाहेंगी इंडिया जैसी कंट्रीज़ में। तब अब एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा इंडिया के लिए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा इंडिया के लिए, है ना। और दूसरी बात, वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी तब तो वहाँ पे जो कंज्यूमर पावर है, कंज्यूमर परचेजिंग पावर है, वो बढ़ेगा। जब कंज्यूमर परचेजिंग पावर बढ़ता है तब तो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे अपना सामान, राइट। फिर कमोडिटी प्राइसिंग है ना। अब इंडिया क्या है, सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, सबसे बड़ा नहीं मतलब एक मेजर इम्पोर्टर है ऑयल का। ऑयल क्या है, एक कमोडिटी है। तो यूएस रेट जैसे ही ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, यूएस डॉलर जो है वो बढ़ेगा रेट। जब यूएस डॉलर का रेट बढ़ेगा तो जो कमोडिटी है यानी कि ऑयल है वो हमारे लिए कॉस्टली हो जाए, महंगा हो जाएगा। तो यूएस रेट बढ़ने से देखो कितने चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने से, है ना। तो फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस, मतलब कि इंडिया में किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसीज़ को चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो कंपनी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी। जब कंपनी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ का इंटरेस्ट रेट कम है, तो यहाँ की आरबीआई जागेगी, बोलेगी अच्छा यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो वी ऑल्सो नीड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। अब यहाँ भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ये लोग, है ना। तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन भी फेड के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन से या फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डिसीजन है उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो इसमें हमारे लिए इतना काफ़ी था, है ना। और यहाँ देखो, टर्ड्यू टेक्स अप नीजर इशू सेज प्रीवियस गवर्नमेंट वाज कोजी विथ इंडिया। ठीक है, ये जो भी इशू है, हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच कुछ चल रहा है। इंडिया और कनाडा के बीच में कैसा रिलेशन रहा था, किस तरह के टाइज़ हैं, उसको अगर हम थोड़ा सा अगर डिटेल में समझेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो
इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को हम समझते हैं। तो इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो काफ़ी हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तभी से बायलैटरल रिलेशन कनाडा के साथ इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ जो है, अगर दो कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब एक कंट्री ये है, ये कंट्री ये है, ये दोनों हाथ मिलाते हैं, ये तभी हाथ मिला पाएंगे जब कुछ कॉमन ग्राउंड्स होंगे। वो कॉमन ग्राउंड्स क्या क्या हैं इंडिया और कनाडा के लिए? वो है डेमोक्रेसी, दोनों जगह है, प्लूरलिज्म दोनों जगह है, ठीक है, और मल्टीकल्चरिज्म दोनों जगह है। डेमोक्रेसी आप समझते ही हैं, प्लूरलिज्म मतलब कि हम अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो दूसरे रिलीजन के लिए हमारे अंदर घृणा नहीं हो, हम उसको एक्सेप्ट करें। मल्टीकल्चरलिज्म मतलब सिर्फ रिलीजन ही नहीं, कास्ट ही नहीं, सिर्फ क्रीड ही नहीं, रेसेस ही नहीं, खान पान, फेस्टिवल्स, काफ़ी सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी हम लोग एज ए नेशन सिंगल नेशन है, तो इसको मल्टीकल्चरलिज्म बोलते हैं, और ये इंडिया में भी है और कनाडा में भी है। तो दीज आर द बेसिस ऑन विच द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा इज़ बेस्ड। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंडिया और कनाडा का जो डायस्पोरा है उसका लिंक बहुत पुराना है, और ये कब से, जब गदर पार्टी बनी थी तभी के टाइम से हम देखेंगे कि यहाँ से जो काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट यहाँ से जा रहे थे, पंजाब से और वेस्टर्न यूपी से जा रहे थे कनाडा की तरफ। तो ये जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा के कारण जो हमारा बायलैटरल रिलेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रेंथन रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन। अब ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो दोनों के बीच का जो ट्रेड है वो काफ़ी डाइवर्स ट्रेड इंटरेस्ट है दोनों में, है ना। जैसे कनाडा सबसे बड़ा सप्लायर है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, कनाडा सबसे बड़ा सप्लायर है यूरेनियम का। वहीं अगर इंडियन कंपनीज़ का देखें तो इंडियन कंपनीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है कनाडा में। कौन कौन से फील्ड में किया है? तो आईटी में किया है, फार्मा में किया है, नेचुरल रिसोर्सेज में किया है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी हम लोग उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, सेपा कर रहे हैं, जो एक मल्टी फेसिटेड और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ताकि दोनों के बीच में जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो स्ट्रेंथन किया जा सके। फिर डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन है, जैसे काउंटर टेररिज्म, है ना, फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन दोनों इशूज़ पे भी ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल रिलेशंस है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस की बात करें तो एक वाइब्रेंट कल्चरल एक्सचेंज है इंडिया और कनाडा के बीच में, चाहे वो फिल्म फेस्टिवल की बात हो, चाहे आर्ट एग्जीबिशन की बात हो, या फिर एकेडमिक कोलैबोरेशन की बात हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के कहाँ जाते हैं? कनाडा जाते हैं फॉर हायर स्टडी के लिए वो कनाडा जाते हैं, और इससे पीपल टू पीपल टाइज जो है वो इंक्रीज़ होता है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन टू नेशंस, रिसेंटली बहुत सारे हिकअप्स हुए हैं। हिकअप्स मतलब उतार चढ़ाव काफ़ी हुए हैं। तो उतार चढ़ाव क्यों हुआ? तो खालिस्तानी इशू हुआ, है ना। खालिस्तानी इशू को लेके कि इंडिया का जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था वो कनाडा में था, और वहाँ पे इंडिया के ऑफिसर्स ने वहाँ पे उनको मरवा दिया, ऐसा कनाडा कहता है। लेकिन ये एलिजेड स्टेटमेंट है, हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड। तो दूसरा चीज़ कि कनाडा हमेशा से जो खालिस्तानी मेंबर्स हैं, जो खालिस्तान सपोर्टेड लोग हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनका परमानेंट रेसिडेंट है, वो वहाँ के सिटीजन है, और खालिस्तान को काफ़ी ओपनली एक्सप्लिसिटली प्रमोट करते हैं, है ना। इंदिरा गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी, उस दिन उन्होंने वहाँ एक प्रोसेशन निकाला था सपोर्ट में, है ना, क्योंकि खालिस्तान इन्वॉल्व थे इंदिरा गांधी जी के मर्डर में। तो खालिस्तानी का सपोर्ट कनाडा की तरफ से रहा है, और ये चीज़ उनके हाव भाव में, उनके इंटरनेशनल फोड़ा पे जो उनका स्पीच होता है उससे भी काफ़ी झलकता है। फिर जो पॉलिटिशियंस हैं कनाडा के, उनका भी रिलेशन जो है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप से अच्छा खासा रहता है, दोनों के बीच में आपसी विजिट होते रहते हैं। तो इससे क्या है कि ऐसा चीज़ जो हमारा दुश्मन है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे आपके बीच में खटास तो बढ़ेगी। तो वही चीज़ हो रही है खालिस्तानी इशू को लेके। फिर ट्रूडो का जो विजिट हुआ था इंडिया में 2018 में, है ना, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, क्योंकि विजिट के टाइम पे वो खालिस्तानी जो सपोर्टर थे उनको ज़्यादा सपोर्ट करने पे जुटे हुए थे, उनके यहाँ विजिट कर रहे थे, उनके डेलीगेट से मिल रहे थे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो कि जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी सपोर्ट है, डोमेस्टिक सपोर्ट है
किनका? जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उनका। तो इसकी वजह से वो अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स साधने के लिए इंटरनेशनल अफेयर को चेंज कर रहे हैं। कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था किस तरह से जो बाइडन और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच में भी खटास चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हुआ है कि ट्रूडो जो है अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सुधारने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हुए, जैसे एग्रीकल्चर ट्रेड इशू हुआ है ना, दाल को लेके हुआ है ना, कि कनाडा ने इंडियन दाल को इंपोर्ट करने से मना कर दिया, बोला कि इसमें फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स हैं, है ना, कुछ इश्यूज़ हैं इसमें। वही इंडिया ने फिर इसको क्लेम किया WTO में कि देखो ये सब रिस्ट्रिक्शन गलत है और साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस्ड नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ रिटेलिएशन ऑफ जो हुआ था ही कब सुंदर इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके। तो फिर दूसरा है ह्यूमन राइट कंसर्न्स। ह्यूमन राइट कंसर्न्स में जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें कनाडा अपना स्टेटमेंट दे देगा, तो ये गलत है ना। इंडिया के जम्मू कश्मीर का कुछ इशू है, उसमें कनाडा अपना कुछ स्टेटमेंट दे देगा। तो ये सब जो है ह्यूमन राइट्स कंसर्न वो दिखाते हैं, बट ये ह्यूमन राइट्स कंसर्न हमारा इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर में कोई भी कंट्रीज़ दे आर नॉट सपोज टू कमेंट ऑन दैट, है ना। फिर वीज़ा इश्यूज़ में अभी रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट्स जो जाना चाह रहे थे, जो प्रोफेशनल जाना चाह रहे थे, उनको काफ़ी वीज़ा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, डिले हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वीज़ा में। तो ये सब इश्यूज़ अभी देखने को मिल रहे हैं इंडिया कनाडा रिलेशन में। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वर्चुअल बायलैटरल समिट्स करके, मतलब जो भी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी के बीच में जो कॉपरेशन करना है उसको हम बढ़ाते चले जाएं। हम डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट रोकें नहीं, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट कंटिन्यू रखें, हाई लेवल विजिट्स रखें, ताकि दोनों के बीच में टाइज और कॉपरेशन जो है वो बना रहे। फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कशन हुआ, जैसे सेपा नेगोशिएशंस के लिए, है ना। तो जो भी इशूज़ हैं सेपा में भी, CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसको रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। फिर दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे की जो पोटेंशियल है लोगों का उसको समझा और उसके लिए उन्होंने कल्चरल एजुकेशनल एक्सचेंजेस स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ कि जो इंडियन कल्चर है वो कनाडा में और कैनेडियन कल्चर जो है वो पंजाब वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। तो इस तरह से दोनों के बीच में जो रिलेशंस है उसको हम लोग फिर से रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना था हमारा इंडिया कनाडा रिलेशन। इसके अलावा इस पेज में ऐसा कुछ नहीं है जो हम डिस्कस करें, है ना। यहाँ पे एक है इन्वेसिव स्पीसीज़। आपको इसमें एक कमेंट करना है कि लेंटाना कैमरा का नाम आपने सुना होगा। लेंटाना कैमरा को क्या कहते हैं, ये क्यों फेमस है और ये किस तरह से हार्मफुल है, ये आप कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आज के लिए हमारे लिए और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।